वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। उपयुक्त कथन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। ऑप्शन नंबर बी। 1920 में लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे तथा दीवन चिमनलाल महामंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल थे। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बड़ी संख्या में शिविरम यानी कि सेना के तर्ज पर बने कैंप की स्थापना नमक सत्याग्रह के दौरान की गई थी? तो दोस्तों वह स्थान था आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में शिविरम यानी कि सेना की तर्ज पर बने कैंप नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी डी.के. कर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 1916 में प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में स्त्री शिक्षा के संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां एवं मेलकम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर ए। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मेहदी अली खां एवं मेलकम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा बना था माधवराव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1830 का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था शशिपाद बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1928 में जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रांतों में। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1879 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनब्रो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 तथा 3 कथन सही हैं। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित था, जबकि दूसरा कथन गलत दिया गया है। राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था, जो कि गलत कथन दिया गया है। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की थी। इस काल में राजपद वंशानुगत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीनतंत्रीय थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश। सल्तनत कालीन लोधी वंश के वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीनतंत्रीय थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका तीनों के तीनों कथन सही हो जाएगा। नदियों का सूखना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना तथा जंगलों का विनाश। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई। गंगा मैदान की इस नई संस्कृति के आधार क्या थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई। गंगा मैदान की इस संस्कृति का आधार था पक्की ईंटों का प्रयोग, छल्लेदार कुओं का प्रचलन, पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय तथा उत्तरकाली पॉलिशदार मृत भांड। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था? 1857 के विद्रोह में जिन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था वह थे हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, ग्वालियर के सिंधिया तथा नेपाल के राणा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, खतौली की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? खतौली की लड़ाई हुई थी राणा संगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच 1517 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे, टोपड़ा और मेरठ से, ऑप्शन नंबर बी। टोपड़ा आपका हरियाणा में स्थित है जबकि मेरठ यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में कुषाण वंश की स्थापना की गई थी कुजुल कड़फिसेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। विम कड़फिसेस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दार उल सफा की स्थापना किसने की थी? दार उल सफा की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दार उल सफा किया था तो एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित मोहसी मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से था? सूर्यास्त नियम का संबंध जिस भूमि व्यवस्था से था वह हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। सूर्यास्त नियम का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से लेकर 1800 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद हो जाएगा नील विद्रोह जो कि 1859-60 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद हो जाएगा पावना विद्रोह जो कि 1873 से लेकर 1876 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किस स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने हेतु किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा। ऊट घोषणा पत्र के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के आकलन के लिए 8 सदस्यीय हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु सुझाव देने तक सीमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अरुणडेले कमेटी जो कि 1906 में बनी थी, निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? अरुणडेल कमेटी ने सिफारिश की थी विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 तथा 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें राज्यसभा के बारे में असत्य कथन हो जाएगा कथन नंबर 2। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तत्पश्चात राज्यसभा में, जो कि गलत कथन दिया गया है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। अंततः कथन 2 गलत है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह जरूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। शक्तियों का पृथकीकरण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती है। जबकि दूसरा कथन गलत हो जाएगा। शक्तियों के पृथकीकरण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं, जो कि गलत कथन दिया गया है। शक्तियों के पृथकीकरण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती। अंततः कथन एक सत्य है। न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक लगाती है, साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठाती है। अंततः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस प्रधानमंत्री के काल में यह संशोधन हुआ था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ
वह प्रधानमंत्री का नाम है राजीव गांधी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, तो यह कथन सही दिया गया है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, यह भी कथन सही दिया गया है। तीसरा कथन है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, यही कथन गलत है। और चौथा कथन है, संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है, यह भी कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3 और 4 कथन गलत दिए गए हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अंतः कथन 1 और 2 सत्य है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के 3 अधिक अंग होते हैं, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार, इसमें आपका गलत कथन का चयन करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है। तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा कथन नंबर 4, स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत एवं नागरिक चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी की प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण राज्य के विधानमंडल के अधीन है। फलतः यह भिन्न भिन्न हो सकता है। अंतः कथन 4 गलत दिए गए हैं, बाकी सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी। इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है। बाकी दोनों कथन गलत दिए गए हैं। इसमें कमजोर वर्ग के सभी भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। इसमें लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह दोनों के दोनों कथन सही दिए गए हैं। विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है, वह नियम व कानून तय करती है, वही उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। समान तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वहीं कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है। लोकसभा के संदर्भ में सत्य कथन हो जाएगा 1, 2 तथा 4। लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र में सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है तथा लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। भारत के अनेक प्रदेशों की आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान से दूर रखा गया था। ऐसे क्षेत्रों में स्वशासन की मूल परंपराओं को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्थाओं को प्रावधानों के दायरे में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया। ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन गलत दिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची के संशोधन से संबंधित नहीं है, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26वां संविधान संशोधन 1971, जो कि 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। 26वां संविधान संशोधन पृथ्वी पट से संबंधित है, जबकि 21वां, 71वां, 92वां संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपसी शक्तियों का उल्लेख किया गया है? आपसी शक्तियों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 248 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से कौन सा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों गलत दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा, यानी कि एनएसएसओ के द्वारा। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, जबकि दूसरा कथन गलत हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है, जो कि गलत दिया गया है, प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र को, व्यापारी को, साहूकार को तथा रिश्तेदार को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोविस मॉडल पर आधारित है? जो पंचवर्षीय योजना महालोविस मॉडल पर आधारित थी वह पंचवर्षीय योजना हो जाएगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन उस संकट का प्रमुख कारण रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों इसके प्रमुख उद्देश्य थे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना तथा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्ति गणना अनुपात विधि संबंधित है निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इफ्को क्या है? तो दोस्तों इफ्को है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था, जिसकी स्थापना की गई थी 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर है 16.2%। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर रहने का अनुमान है 15.24%। अगला प्रश्न देखते हैं यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरे को धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। अब यदि स्प्रिंग के सिरे को छोड़ दे तो वह अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह स्प्रिंग के किस गुण को प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों वह गुण हो जाएगी प्रत्यास्थता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं यदि एक वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की हवाओं में उपस्थित चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक उस वस्तु की ओर आकर्षित होने लगती है। यहाँ वह वस्तु होगी, तो दोस्तों यहाँ वह वस्तु होगी कोबाल्ट, लोहा तथा निकेल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। कोबाल्ट, लोहा, निकेल, लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 तथा 3 कथन सही दिए गए हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है, अर्थ वायर का विभव शून्य होता है। हमारे घरों में समानता प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं यदि आपने अपने घर में एक ऐसा ट्यूब लाइट लगाया है जो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है तो बताइए कि ट्यूब लाइट में किस पदार्थ का लेप किया गया है। तो दोस्तों वह पदार्थ हो जाएगी जिंक बेरियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नाभिकीय संलयन के संबंध में सत्य कथन हो जाएगा ए तथा बी। इसमें हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम की कार्य करने की प्रणाली नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉनों की संख्या 17, न्यूट्रॉन की संख्या 18 तो वह निम्न में से कौन सा तत्व हो सकता है। तो दोस्तों वह तत्व हो सकता है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है क्लोरीन में। अगला प्रश्न देखते हैं यदि किसी वस्तु के उत्तल लेंस के f1 तथा 2f1 के मध्य रखा जाए तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के अपवर्तन के बाद होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2f2 तथा अनंत के मध्य। अगला प्रश्न है निम्न में से ऊष्मारोधी पदार्थ कौन सा है। इसमें आपका ऊष्मारोधी पदार्थ हो जाएगा एस्बेस्टस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल की बीमा हो सकती है। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल की बीमा हो सकती है MLT-1। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है। पहला कथन है इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इसमें पुनर्धवन की क्षमता होती है। तो दोस्तों यह सारी विशेषता है हाइड्रा की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं यदि एक व्यक्ति का रक्त वर्ग A- है एवं वह एक दानकर्ता से रक्त ग्रहण करता है तो रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दानकर्ता का रक्त वर्ग निम्न में से क्या हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक।
A+ O- तथा AB+। अगला प्रश्न है, वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का जो भाग ग्रहण करता है वह भाग है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? यहाँ मूत्र में किस तत्व के बढ़ने की बात कही गई है? तो दोस्तों इसमें कही गई है कीटोन की बढ़ने की बात, ऑप्शन नंबर ए। मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ मूत्र में कीटोन की बढ़ने की बात कही गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस के लिए। अगला प्रश्न है, यदि मान लिया जाए कि मानव शरीर की कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में अनोखी श्वसन की प्रक्रिया पौधों जैसी हो तो मानव शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? यदि मान लिया जाए कि मानव शरीर की कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में अनोखी श्वसन की प्रक्रिया पौधों जैसी हो तो मानव शरीर में जो प्रभाव उत्पन्न हो सकता है वह प्रभाव है ए, बी तथा सी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता में रुकावट उत्पन्न होगा, आवाज़ में भारीपन आ जाएगा तथा ऊर्जा की कमी हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23+XXY में परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन हो जाएगा थायरोक्सिन तथा एड्रेनालिन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म सही है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, जबकि हल्दी का रंग जैंथोफिल के कारण होता है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, मां के गर्भाशय से एग्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। मां के गर्भाशय से एग्स निकालने के लिए सक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि मां के गर्भ में प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण को स्थापित करने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाने वाला नमक यानी कि NaCl निम्न में से किसका बना होता है? खाने वाला नमक बना होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है वह है टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह ईंधन है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है तथा विद्युत पावर बढ़ाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर फाइबर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्लोन। ऑर्लोन सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्प में सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नाइट्रोजन के प्रमुख
उर्वरक निम्नलिखित है? यूरिया, कैल्शियम साइनाइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट इत्यादि। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है कार्नालाइट से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरा कशिश को कहा जाता है? हरा कशिश को कहा जाता है फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने की आयु में रंगीन हो जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। पीतल मिश्र धातु है कॉपर तथा जिंक से। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है? तो दोस्तों वह देश है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है हैदराबाद ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत है? तो दोस्तों जो कथन असत है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि गलत कथन दिया गया है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा को प्राप्त हुआ है, बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह देश है रोमानिया, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2023 में भारत ने रोमानिया देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता डैश का निधन हो गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्याम शरण नेगी जी का। अगला प्रश्न है, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 37वां स्थान, जबकि प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान वेनेजुला को। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइस में अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कदमत बीच एवं थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप में 2 नए समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। अब देश में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या 12 हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अपनी कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माधव हाड़ा जी को। वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार उदयपुरी निवासी माधव हाड़ा को उनके उपन्यास पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरपनप्रीत कौर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP28 की मेजबानी करेगा? COP28 की मेजबानी करेगा UAE, जबकि COP27 का आयोजन हुआ था मिस्र में।
अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए के न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ किस संस्था के द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों वह संस्था का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, JNS-1 सैटेलाइट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य हैं। इसका आयोजन ओडिशा में किया गया। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में 4th स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल है BD मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिमोर लेस्ते को। अगला प्रश्न है, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 स्थानों में चुना है? तो दोस्तों वह महिला थाना हो जाएगा अरवल महिला थाना, ऑप्शन नंबर सी। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल महिला थाना को 2022 के लिए देश के टॉप 3 थानों में चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पहली बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 2023 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी किस जिले में खोला जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला स्थान मिला है समस्तीपुर को, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रीय रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर है शेखपुरा, तीसरे नंबर पर है सुपौल और चौथे पायदान पर है बांका। अगला प्रश्न है,
चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजियनसेल समूह की चट्टानें। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला तत्वों के परसेंट मान के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले नंबर पर हो जाएगा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर हो जाएगा सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर हो जाएगा एल्युमिनियम और फोर्थ नंबर पर हो जाएगा लोहा। ऑक्सीजन का परसेंट है 46.8%, सिलिकॉन का परसेंट है 27.72%, एल्युमिनियम का परसेंट है 8.13% और लोहा का परसेंट है 5%। अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर एम ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? ग्रेट बियर एम ग्रेट स्लेव झील स्थित है कनाडा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें आपका सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 2, यमन आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, जबकि तीसरा गलत हो जाएगा, माहे कर्नाटक, माहे जो कि पुडुचेरी का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील लेगुन झील नहीं है? लेगुन झील नहीं है, वह है पेरियार झील, ऑप्शन नंबर ए, पेरियार जो कि कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 PM। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट का अंतर, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर एवं 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 डिग्री देशांतर का अंतर है, इसलिए 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 × 4 यानी कि 240 मिनट यानी कि 4 घंटा। पूर्वी देशांतर के कारण समय का मान अधिक होगा, इसलिए 6 बज रहा होगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरागढ़, ऑप्शन नंबर ए। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नानदेव ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजुल हक की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रीयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, FG सलाई। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में जो आंदोलन चलाया गया था वह आंदोलन का नाम है नशाबंदी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने में कौन कौन शामिल नहीं थे? तो दोस्तों जो शामिल नहीं थे वह थे राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर ए। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले थे। उनके 5 साथी रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो दोस्तों वह महिला क्रांतिकारी थी जिरियावती देवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सुमेलित दिए गए हैं। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1921 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 ईस्वी में, बिहार में प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित करें। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा आपका 4 से, बूढ़ी गंडक का हो जाएगा मसान से, बी का मिलन हो जाएगा 3 से,
बागमती का हो जाएगा लखनदई से, सी का मिलान हो जाएगा 2 से, कोसी का इंद्रावती से, तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से, महानंदा का मेची से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, अनुपम झील पश्चिमी चंपारण, जो कि गलत दिया गया है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। बाकी तीनों सही सुमेलित दिए गए हैं। घोघा झील कटिहार में है, सिमरी झील सहरसा में है, जगतपुर झील भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कथन 1 में दिया गया है, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। कथन 2 दिया गया है, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा केवल एक सही दिए गए हैं। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। लोकसभा में 6 सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम के लिए। लोकसभा में बिहार में अनुसूचित जनजाति हेतु कोई सीट आरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करते हैं, जो कि गलत दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, सप्त गुफा समूह बिहार का संरक्षित स्मारक किस जिले में अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहानाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवीन जलोढ़ मृदा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 3 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले नंबर पर हो जाएगा शिवहर, फिर इसके बाद पटना, फिर इसके बाद दरभंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली। थैंक यू।